गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम हिंदी ग्रामर का व्याकरण का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ण। वर्ण यानी लेटर। जो लेटर्स होते हैं उनको हिंदी में वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपकी पुस्तक किस चीज़ से बनी है? कागज से। ठीक है। इसी प्रकार भाषा ध्वनियों से बनती है। जो भाषा होती है, भाषा हम किसको बोलते हैं? जो हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, वो सब क्या होता है? उनको सबको हम बोलते हैं भाषा। और उस भाषा में जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं से वर्ण बनते हैं। तो इसी प्रकार हम ये आगे समझेंगे। आइए कमल शब्द बनाने वाली ध्वनियों का पता लगाते हैं। अब जब कमल शब्द जो है उसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं उसको हम इस तरीके से समझेंगे। तो पहले क। तो जब हम क बोलेंगे तो उसमें अपने आप ही हमको एक आ का स्वर सुनाई देगा। जैसे क, तो क बोलेंगे तो उसमें पीछे हमको ऐसा आ जैसे सुनाई देगा, जो कि वो स्वर है। माँ, माँ में भी आ हमको सुनाई देता है। और ला में भी हमको आ सुनाई देता है। तो ये सब जो होते हैं, ये पीछे जो सुनाई देते हैं वो होते हैं स्वर। तो का प्लस आ, तो का में आ जब जुड़ता है तो इसको हम ध्वनि या स्वर बोलते हैं। तो ये जो लगा हुआ है इसमें क्या है? ये हलंत। हलंत लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों को, ये आधा वर्ड हो गया और ये आधा, तो इन दोनों को मिला के बनता है का। ऐसे ही माँ और म, ला और ल। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कमल। अब हम कुछ और उदाहरण इसी तरीके के यहाँ पर देखेंगे और इन्हें पढ़कर समझेंगे। तो ये सारे इधर शब्द दिए हैं और इनकी ये ध्वनियाँ दी हुई हैं। तो कैसे? ताला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ताला। ता में आ गई मात्रा, ला में आ गई मात्रा, ताला। अब इनको हम विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करके जब देखेंगे तो ता में आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ क्या हो गया? स्वर। ता और आ, ता, ला और आ, ला। तो ये जो है स्वर होते हैं। हर शब्द के साथ एक स्वर लगा हुआ होता है, उसको हम ध्वनि बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बैल। तो बा में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ए की। तो बा, ए, तो ये हो गया बै, ला, आ, ये हो गया ल। तो ये क्या हो गया? बैल। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट जग। जब हम जा बोलेंगे तो उसमें आ का उच्चारण अपने आप हमको सुनाई देता है, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो जा, आ, ग, अ, तो जग, तो इससे बन गया जग। अब नेक्स्ट है लड़की। लड़की, तो ला जब हम बोल रहे हैं तो उसमें भी आ का स्वर यानी ध्वनि सुनाई देती है। तो ला, आ, ला, ड़ा, आ, ड़ा, का और ई, क्योंकि का में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो हम इसको की बोलते हैं ना, तो इसमें का में बड़ी ई की मात्रा लिखी है तो हम यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। तो इस का की जो ध्वनि है वो काय की है? ई की। ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द कौन सा पूरा बन गया? ला, ड़, की। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे और ये आप लोग कम से कम 4 से 5 टाइम्स इसको रीड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखिए, ये सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े, छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब जो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं
ये सब ध्वनियों के मेल से बने हुए हैं। आपको अभी मैंने समझाया यहाँ पे। तो अब जो इनसे ज़्यादा इन ध्वनियों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम वर्ण बोलते हैं। और ये सबसे छोटी ध्वनियाँ जो हैं वो हैं। ठीक है, अब हम इस पेज नंबर पे आ जाएंगे। परिभाषा, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ध्वनि के ज़्यादा टुकड़े और टुकड़े ना हो सके उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा वर्णों से बनती है। जो भाषा होती है उसमें हम वर्ण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम भाषा बोलते हैं तो हमें लेटर्स, वर्ण यानी लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब लेटर्स कौन से होते हैं? दोनों, स्वर और व्यंजन। स्वर में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋषि, ए आई उ औ आहा आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्वर। जो अभी मैंने यहाँ समझाया था कि इन सब में स्वर लगते हैं पीछे। और ये है व्यंजन। व्यंजन किसको बोलते हैं? का, ख, ग, घ, ड़ा, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड़, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ठीक है, तो ये स्वर हैं, ये व्यंजन हैं। जब इन्हीं के मेल से, हम इन वर्णों के मेल से ही भाषा निकलती है या भाषा बनती है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम हिंदी की वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि हम इंग्लिश में ABCD बोलते हैं, वो भी लेटर्स होते हैं पर वो इंग्लिश के होते हैं। ये जो है हिंदी के लेटर्स हैं, स्वर और व्यंजन। इनको एक उचित क्रम में हम याद कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम हिंदी लिखेंगे तो इनका उपयोग उसमें होता है। कुछ वर्णों को स्वर कहते हैं और कुछ वर्णों को व्यंजन। जो अभी मैंने आपको बताया, इनको हम स्वर बोलते हैं और इनको हम का, खा, गा वाले को हम व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जब हम स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय, जब हम किसी वर्ण को यानी लेटर को बोलते हैं तो उसमें हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे आ में आ ही आएगा, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं आएगा। आ, ई ही होगा, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद स्वर है। और जैसे इनमें से हम कुछ भी बोलेंगे तो इनमें दूसरे स्वर इनके साथ में हम बोलते हैं, तो ऐसा इसमें होता है। जैसे हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी में जो है 11 स्वर हैं, छोटा बड़ा छोटी ये सब मिलाकर टोटल 11 हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को, उन वर्णों को हम जब बोलते हैं तो उस समय हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। अब ये सारे व्यंजनों में जब भी हम इन्हें बोलेंगे तो इनमें स्वर की सहायता हमें लेनी ही पड़ेगी। जैसे क, तो का में आ आता है। थ, तो थ में आ आता है। या, तो या में भी आ आता है। ल, तो ला में भी। ऐसे इन सब में स्वर की ज़रूरत पड़ती है हमको इन व्यंजनों को बोलने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्ग का नाम और व्यंजन वर्ण। ये सारे व्यंजन हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा वाले। अब इनमें हमको सिर्फ वर्ग को समझना है। जो पहली लाइन होती है, जो वर्ग होता है, इसको हम बोलेंगे का, खा, गा, घा, ड़ा। तो ये काय का कौन सा वर्ग हो गया? ये का, क्योंकि इसमें सबसे पहले का आता है, तो हम इसको बोलेंगे। जैसे हम बोलें आपसे कि कुछ भी, जैसे चा वाली लाइन लिखो आप, तो आपको याद रहना चाहिए चा यानी चा, छ, जा, झ, ज्ञ, ये वाली लाइन आपको लिखना है। तो इसी तरीके से वर्ग जो है उसी को हम बोलते हैं। तो का, ये है का वर्ग, ये है चा वर्ग, क्योंकि चा है फर्स्ट स्टार्टिंग में। फिर टा वर्ग है ये टा,
ता वर्ग पा वर्ग, ठीक है। इस तरीके से इन वर्गों को हम बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप टा वर्ग वाली लाइन लिखो, आप पा वर्ग वाली लाइन लिखो। तो इस तरीके से आपको याद होगा तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम पेज टर्न करेंगे। अब इस पेज नंबर में देखिए क्या करना है। इनके अतिरिक्त निम्न लिखित संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो दो व्यंजनों को जोड़कर बने हैं। अब यहाँ पे जो है हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन हम किसको बोलते हैं? जो दो व्यंजनों को मिलकर बनाए जाते हैं उनको हम व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, अब ये हम बोलेंगे श, तो इसमें श्रा ये है छ, क्षत्रिय वाला है ये ना ये, तो इसको हम बोलेंगे छ। तो अब इसमें क और श की जो है व्यंजन स्वर दोनों आते हैं, तो इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं श के, क्षमा, कक्षा, रक्षा, पित्रा। जब त्रा बोलते हैं तो ता और रा हमें उच्चारण में आता है, हमारे जब हम बोलते हैं तो अपने आप ही स्वर व्यंजन निकलते हैं हमारे मुँह से त्रा में। ता और रा दोनों आते हैं। तो इनके उदाहरण है पत्र, मित्र, मात्रा, ज्ञा। ज्ञा बोलते हैं तो जा और ज्ञा आता है। इनके उदाहरण है यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, श्रा, श और रा, श्रा। तो श और रा आता है बोलने में श्रम, श्रवण, परिश्रम, ठीक है। तो आप ये भी जो है कम से कम 4 से 5 टाइम्स इसको रीड करेंगे। ये सब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब ये वाला आप छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं लिपि, ठीक है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह तय हैं। इन चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि यानी लिखावट, जो हम जिस चिन्हों का उपयोग कर कर जब हम लिखते हैं तो उसको हम लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है जो उसमें व्यंजन भी होते हैं, ध्वनियाँ भी होती हैं, उनकी मात्राएं भी होती हैं, तो और उनकी अपने एक अलग तरीके से चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कोई भी शब्द बोला, जैसे कि अब ये सब जो है हमने कौन सी लिपि में पढ़ रहा है, ये हिंदी जो है हम कौन सी लिपि में पढ़ रहे हैं। हमारी कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। जो ये सारी जो लिखावट है जो हिंदी है, इसको हम देवनागरी लिपि में है, तो इसको हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो ये जो सब लिखा है ये एक लिपि है। लिखावट जो होती है, जो लिखना होता है, उसको हम लिपि बोलते हैं। वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है, वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की लिपि होती है। मीन्स जो हम वर्ण लिख रहे हैं, जो हम लेटर लिख रहे हैं, जो हम शब्द लिख रहे हैं, वो उसी भाषा की लिपि कहलाती है, ठीक है। अब हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देखो अभी हमने पहले बताया था ना, हम हिंदी भाषा को हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि, ठीक है। अपनी अपनी सभी उसकी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती हैं, लेकिन जो हिंदी है वो हमारी देवनागरी लिपि में आती है। अब हम ये पढ़ेंगे, नीचे दिए हुए चित्रों को देखिए, उनके नामों के साथ छपे वर्णों पर ध्यान दीजिए। अब इनको आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? कंगा। ये क्या है? हंस, बंदर, मंदिर, सांड, चोंच, आँख, चांद। तो ये आप खुद पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आप पढ़ना, इसके साथ साथ आप पढ़ना भी हिंदी को सीख जाएंगे। जिन वर्णों पर बिंदु लगा है उनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। बिंदु को अनुस्वार बिंदु कहते हैं। जब हम ये वाली बिंदु का इस्तेमाल करते हैं किसी शब्द पर,
तब जो है हमें उच्चारण करते समय जो है हवा हमारी नाक से बाहर निकलती है। जैसे कि कैसे, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे हंस, हंस, मंदिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंघा, तो इस तरीके से जब आप बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है हमारा उसका उच्चारण कैसे होता है। तो जो बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उनको हम, उस बिंदु को हम इसको बोलते हैं अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। अब जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो अब हम यहाँ चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये वाली बिंदी लगी हुई है ना, ये चंद्र बिंदु, चंद्रमा जैसी बनी हुई बिंदी है ना, ये इस तरीके से ऐसे ये चंद्रमा जैसे लगता है तो इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो जब हम चंद्र बिंदु का जो है उच्चारण करते हैं तो हवा जो है नाक और मुंह से दोनों से बाहर निकलती है। जैसे कि अब यहाँ कुछ शब्द पढ़ के मैं आप, और चंद्र बिंदु जो होता है उसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। जो चंद्र बिंदु होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे आँख, तो नाक और मुंह दोनों ही जगह से जो है वह बाहर आती है। तो हमें जब उच्चारण करते समय आँख, चांद और साण, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने चंद्र बिंदु के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। व्यंजन के साथ रा अनेक रूपों से जुड़ता है, जैसे कर्म, चर्म, धर्म, क्रम, भ्रम, ड्रम आदि। तो जो रा होता है ये वाला व्यंजनों के साथ जब हम इसको जोड़ते हैं तो वो इस तरीके से मात्रा में बन जाता है। तो ये आधा रा माना जाता है, इसको पूरा रा नहीं, आधा रा माना जाता है। तो इसको आधा रा को हम यूँ ऐसे किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं। जैसे कर्म, जो रेड कलर में दिख रहा है ना आपको, कर्म, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कर्म पढ़ेंगे। अब रा तो आ रहा है ना, तो हम यहाँ रा पूरा नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको इस तरीके से ऐसी आधा ऐसा बना देंगे सी जैसा, तो ये हो जाएगा आधा रा। तो अब इसको हम बोलेंगे कर्म। इसको भी हम ऐसे बोलेंगे चर्म, चर्म, आधा रा आएगा इसमें भी, जैसे ये मात्रा जैसा लगा हुआ है ना, ये आधा रा है। चर्म, धर्म, क्रम, भ्रम, ये अब नीचे जो डंडा लगा है तो जो भ्रा है इसको आधा करने के लिए यहाँ पे ये नीचे ऐसे हड़ंत जैसा लगाया हुआ है, तो इसको अब ये आधा हो गया तो भ्रम। तो इसमें भी ये रा का ही एक चिन्ह है जिससे ये भ्रम हम इस शब्द को बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ड्रम, ड्रम, अब यहाँ पे भी आधा रा नहीं लिख सकते, इसलिए डा के नीचे इस तरीके से बना दिया हमने, इस तरीके से बना दिया हमने डा के नीचे, तो ये हो गया ड्रम। तो ये आधा रा जैसा हो गया। और यहाँ पे जो है ये वाला इस तरीके से हम लगा देते हैं, तो ये हो गया आधा रा, ब्रह्म आदि, ठीक है। तो इस तरीके से और भी शब्द हैं, आप ये सारे जो हैं आप वो पढ़ें, और भी जो आप दूसरी बुक्स में से ढूंढ लें तो लिखें और उनको भी पढ़ें। जिन वर्णों से शब्द बनता है वही उसकी वर्तनी होती है। जिन वर्णों से जब शब्द बनता है वही उनकी वर्तनी भी होती है। मतलब वर्तनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पेलिंग। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि काऊ की स्पेलिंग क्या है, COW काऊ, तो ऐसे ही वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है। तो जिन वर्णों से शब्द बनता है वही उसकी वर्तनी होती है। तो जैसे कि गमला शब्द की वर्तनी क्या होगी, ग म ल, जैसे आपने पहले समझाया थे ना, वैसे ही इसको हमने, इसकी स्पेलिंग ये वर्तनी यानी स्पेलिंग। तो गमला, गमला को हम किस तरीके से लिखेंगे, इनकी ध्वनियों के साथ लिखेंगे। तो ग म ल, ला में आ की मात्रा यहाँ लगी है तो यहाँ बड़ा आ आएगा। देन कर्म शब्द की वर्तनी, कर्म शब्द की वर्तनी कैसे लिखेंगे, क आ और र, क्योंकि
कर्म। अब इस रा को भी हम लिखेंगे ना, इसलिए क र, आधा रा है ये, और म, तो ये क्या हो गया पूरा कर्म। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारी जो है इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये आप अच्छे से 4 4 5 5 टाइम्स पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी इनको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभ्यास कार्य है ये करेंगे। यहाँ सही विकल्पों के सामने सही लगाना है। तो फर्स्ट है, भाषा किसके योग से बनती है। जो भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो किसके योग से बनती है। पुस्तकों के, शब्दों के, ध्वनियों के। वो बनती है ध्वनियों के। नंबर 2, सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं। शब्द, वाक्य या वर्ण। वर्ण, क्योंकि वाक्य भी बड़ा होता है, शब्द भी बड़ा होता है, और वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी ध्वनि होती है। आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की, आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। पता नहीं, सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो इसका करेक्ट आंसर है सहायता नहीं लेनी पड़ती। जब हम आ बोलते हैं तो हमें किसी अन्य स्वर की सहायता जो है नहीं लेनी पड़ती। हमको व्यंजनों में जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। नंबर 4, बताइए इनमें से स्वर वर्ण कौन सा है। इन 3 ये दिए हुए हैं ना, ई, ला और च, इनमें से जो है स्वर वर्ण कौन सा है। तो हमने पहले बताया था ना आपको कि स्वर कौन से होते हैं, छोटा बड़ा। व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग। तो इसमें ई जो है वो स्वर वर्ण है। 5, बताइए त्रा क्या है। त्रा जो होता है वो क्या है, स्वर है, व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन। तो इसको मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था ना। त्रा, ये रहा, संयुक्त व्यंजन है त्रा। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे टिक लगाना है। अब इसके बाद हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। फर्स्ट है, इसके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग देख लो। इसी में यहाँ से देख के आपको यहाँ लिखना है। भाषा डैश के योग से बनती है। भाषा कैसे बनती है, वर्ण और ध्वनि। यहाँ पे आपको इस पे यहाँ नंबर 1 लिख लो आप, फिर यहाँ से देखकर इसमें यहाँ लिख लेना, वर्ण और ध्वनि के योग से बनती है। नंबर 2, सबसे छोटी डैश को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि यो व्यंजन, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। नंबर 3, आ और आहा को डैश कहा जाता है। नंबर 3, आ और आहा को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर या आयोग वाह। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्वर, ये स्वर भी हैं और आयोग वाह भी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वर और आयोग वाह। 4th नंबर, ध्वनियों के लिखने की रीति डैश कहलाती है। भाषा या लिपि। भाषा और लिपि कहलाती है। ठीक है, अभी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अभी हमको राइट रॉन्ग लिखना है। फर्स्ट है, पंख में अनुनासिक ध्वनि है। पंख में अनुनासिक ध्वनि है। हमने जो बिंदुओं के बारे में समझाया था ना आपको, एक अनुनासिक थी, एक अनुस्वर था। तो पंख में कौन सा जो है वो है स्वर, पंख में अनुस्वर है ये। तो ये जो है अनुनासिक ध्वनि लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जो है रॉन्ग है, गलत है। ऊंट में अनुनासिक ध्वनि है, तो ये है राइट। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ये राइट है, राइट लगा लो आप। वर्ण के ऊपर लगा बिंदु अनुस्वर कहलाता है, तो ये भी राइट है। आ स्वर ध्वनि है, जो आ स्वर है तो क्या है, ध्वनि है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी हम इसको राइट लगा देंगे। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम आपको PDF में भेज देंगे बाद में, तो आप उसमें से देखकर अपनी कॉपी में लिख लेना
और फिर इनको क्वेश्चन आंसर्स को और पूरी एक्सरसाइज को आपको लर्न भी करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मौखिक पूछने के। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क वर्ग हमने समझाया था, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये क वर्ग के व्यंजन है। नंबर 2, घ कौन से वर्ग का व्यंजन है? घ कौन से उसमें आता है बताओ? क में, क्योंकि क, ख, ग, घ आ रहा है ना, तो क वर्ग में जो है ये घ वाला व्यंजन आता है। प वर्ग के किन्हीं 2 व्यंजनों के नाम लिखिए। अब प वर्ग जो होता है उसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उनमें से आप किसी 2 के नाम लिखना है। तो प, फ, ब, भ, म, तो आप फ, ब कोई सा भी लिख सकते हैं जो उसमें आते हैं, ठीक है। और इनको आपको कंप्लीट करना है पूरे यहाँ पे स्वरों के साथ। खाली स्थान में सही क्रम में स्वर्ण, वर्ण और व्यंजन वर्ण लिखने में इस बालक की सहायता कीजिए। यहाँ ये बच्चा बना हुआ है, इसकी आपको हेल्प करना है। यहाँ कुछ स्वर दिए हुए हैं, उनके जो बीच में आएंगे उनका सही आंसर आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ पे ये व्यंजन दिए हुए हैं और पा से लेके का तक के, तो आपको ये वर्ग जो है पूरा करना है। जैसे कि का वर्ग पहले आता है, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग। इस तरीके से यहाँ पे इसको करना है। और यहाँ पे तो आप समझ ही गए होंगे, पूरे स्वर लिखने हैं हमको यहाँ से, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, उए आई ओ औ, ठीक है। और अम आहा, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपको लिखना है, पूरी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में लिखना है और पूरी एक्सरसाइज आपको लर्न करना है। ये आपकी होमवर्क है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।